चीफ की ऐसी मुस्कान देखकर जियान समझ गया कि जरूर ही दाल में कुछ काला है। इससे पहले चीफ ने कभी भी उससे इतनी मुस्कुरा कर बात नहीं की थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर चीफ के दिमाग में चल क्या रहा है। लेकिन एंटीडोट की बात सुनकर जियान अंदर ही अंदर बहुत खुश भी था। वो नहीं चाहता था कि वो ज्यादा सोचकर अपनी खुशी पर किसी की नजर लगा दे। उसने भी मुस्कुराकर चीफ से कहा, मुझे यकीन था सर कि आप कभी अपने वादे से मुकरेंगे नहीं। आप एक सच्चे इंसान हैं और आप मेरा भला ही चाहेंगे। ये बात सुनते ही चीफ और गगन वहां से चले जाते हैं। जियान रितिका की तरफ देखता है। उसे रितिका बहुत परेशान नजर आती है, इसलिए वो उसके पास जाकर कहता है, रितिका जी, आप बहुत परेशान लग रही हो, कोई दिक्कत है क्या? रितिका कुछ नहीं कहती, बस जियान की तरफ देखती रहती है और वहां से चली जाती है। रितिका का अचानक से वहां से जाना जियान के मन में थोड़ा शक पैदा करता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। उसके सामने ये चीफ और रितिका बिल्कुल अजीब व्यवहार क्यों कर रहे हैं। तभी जियान को याद आता है कि उस वैज्ञानिक का नाम सुनकर रितिका और ज्यादा परेशान हो गई, तो जरूर उस वैज्ञानिक के पीछे छुपा कोई एक राज होगा जिसे सोचकर रितिका घबरा रही है। जियान प्रोफेसर के बारे में जानकारी के लिए कैलाश के पास जाता है और उससे पूछता है, कैलाश, क्या तुमने कभी प्रोफेसर याकूब का नाम सुना है? कैलाश थोड़ी देर सोचता है और फिर जियान से कहता है, नाम तो सुना सुना लग रहा है, लेकिन शायद मैं कभी उनसे मिला नहीं। मैंने भी लगता है किसी और के मुंह से बस एक दो बार उनका नाम सुना होगा। जियान थोड़ा और उलझन में पड़ जाता है और जियान की इसी उलझन को देखकर कैलाश कहता है, क्यों, क्या हुआ? उनसे कुछ काम है क्या तुम्हें? जियान जवाब देता है, हाँ, वो शायद अभी आने वाले हैं यहाँ पर, तो मैं सोच रहा था कि अगर मुझे उनके काम के बारे में जानकारी मिल जाए तो मैं उनके लिए कोई तोहफा तैयार कर सकता हूँ। कैलाश जियान की बात सुनकर काफी खुश हो जाता है और उससे कहता है, बहुत नेक विचार हैं तुम्हारे। भले ही दूसरा वाला अजनबी हो, लेकिन तुम उनके बारे में बहुत सोचते हो। एक काम करो कि पीछे वाले कंप्यूटर रूम में एक डेटाबेस भरा हुआ है जिसमें तुम मेरे कार्ड से एक्सेस कर सकते हो और उनके बारे में सारी जानकारी ले सकते हो। म्यूटेंट का जो भी आदमी इस दुनिया में रह रहा है या हमारे लिए काम कर रहा है, उनकी सारी जानकारी उस डेटाबेस में मौजूद है। ये सुनते ही जियान खुश हो जाता है और कैलाश से उसका कार्ड लेकर कंप्यूटर रूम की तरफ जाता है। जियान कंप्यूटर रूम पहुंचकर एक जगह बैठता है और कैलाश के कार्ड को वहां के सिस्टम पर लगाता है। कार्ड लगाने के साथ ही जियान को पूरी एजेंसी का एक्सेस मिल जाता है। इसे करने के बाद जियान प्रोफेसर याकूब के बारे में ढूंढना शुरू करता है। काफी समय तक जियान को याकूब के बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं मिलती। फिर अचानक से उसके सामने एक छिपी रिपोर्ट आती है जिसमें पासवर्ड लगा हुआ होता है। जियान बार बार उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो फाइल खुल नहीं पाती। जियान को लगने लगता है कि जरूर ही इसमें कुछ ऐसी बात होगी जो बहुत ही खुफिया होगी। एक दो बार गलत पासवर्ड भरकर अब जियान के पास सिर्फ एक आखिरी मौका होता है। वो कुछ देर अपनी आंखें बंद करके सोचता है और फिर चीफ के कमरे में पड़ी एक तस्वीर के चित्रकार के नाम को उसमें भरता है और आखिरकार वो फाइल खुल जाती है। जियान खुश हो जाता है और एक एक करके उस फाइल में रखी चीजों को देखने लगता है। प्रोफेसर याकूब के कुछ एक्सपेरिमेंट वीडियो वहां पड़ी होती है जिनको वो एक एक करके देखता है। मैंने वीडियो में देखता है ये कैसे प्रोफेसर याकूब अपने एक आदमी के शरीर पर इंजेक्शन लगाकर उसको एक भालू के रूप में बदल देता है। ये देखकर जियान का दिल दहल जाता है। जियान धीरे धीरे वो सारे वीडियोस देखता है। किसी वीडियो में कोई इंसान चल रहा होता है तो किसी वीडियो में कोई इंसान गिड़गिड़ा रहा होता है और इंसानों के साथ खड़ा ये प्रोफेसर याकूब उन पर जोरों से हंस रहा होता है। जियान को लगने लगता है कि आदमी बहुत खतरनाक है। इसका काम ही इंसान को जानवर बनाने का है। उसे यकीन नहीं होता कि आखिर कोई इतना गुरूर कैसे हो सकता है कि किसी की तकलीफ और दुख दर्द को नजरअंदाज कर दे। याकूब के चेहरे पर एक अजीब सी पट्टी लगी हुई थी जो उसके पूरे चेहरे को ढक देती थी। उस पट्टी की वजह से जियान उसका असली चेहरा नहीं देख पा रहा था। जियान को यकीन नहीं हुआ कि ऐसे आदमी से उसके लिए दवा बनवा रहे हैं। भला वो आदमी जिसने दूसरों को म्यूटेंट और जानवर बनाया हो, वो भला उसको इंसान कैसे बना सकता है? जियान ने सिस्टम बंद कर दिया और उठकर वहां से चल दिया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि भला चीफ और रितिका ये सब लोग उसके साथ फिर से ऐसा कैसे कर सकते हैं।
क्या एक बार का धोखा इनके लिए काफी नहीं था, जो फिर से ये लोग उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने लगे हैं? उसे इस ख्याल से बार बार डर लग रहा था कि उसके साथ अब आगे क्या होगा। उसकी नजर कैलाश की तरफ गई और फिर से वो एक बार सोचने लगा कि क्या कैलाश सच में याकूब के बारे में नहीं जानता? क्या वो कैलाश पर भरोसा कर सकता है? क्या वो कैलाश से मदद ले सकता है? क्योंकि पिछली बार भी कैलाश ने उसकी मदद करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया था। ये सारे सवाल जियान के मन में घूम रहे थे, लेकिन किसी का भी जवाब उसके लिए ढूंढ पाना बहुत कठिन था। उसके मन में एक अजीब सी कश्मकश चल रही थी, जिससे वो बार बार परेशान होता जा रहा था। तभी अचानक उसने देखा कि बाहर सामने के दरवाजे से कोई शख्स अंदर आ रहा था। जब उसकी नजर गई तो उसने देखा कि वो कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर याकूब ही है। हाथ में एक बॉक्स लिए और अपने शरीर पर एक लैब कोट पहने वो अंदर की तरफ आ रहा था। उसने जियान की तरफ देखा और उसके करीब जाने लगा। उसकी तरफ पहुंचकर याकूब ने कहा, यंग मैन, मुझे बताओ कि मुझे तुम्हारे चीफ कहाँ मिलेंगे? जियान मुस्कुराकर याकूब से कहता है, लगता है आप बहुत जल्दी में हैं, कोई खास काम तो नहीं? याकूब हंसता है और कहता है, कुछ खास ही है, तभी चीफ ने मुझे बुलाया है, कुछ न कुछ जबरदस्त होने वाला है। जियान के मन में ख्याल आता है कि जरूर ही चीफ ने उसके ऊपर प्रयोग करने के लिए ही प्रोफेसर याकूब को यहाँ बुलाया है। उससे जानकारी हासिल करने के लिए जियान फिर से उससे पूछता है, आपको तो सब पता ही होगा कि क्या काम होने वाला है, जरा हमें भी तो बताइए कि ऐसा क्या काम है जिसके लिए आपको बुलाना पड़ा? याकूब उसका जवाब देने ही वाला होता है कि तभी गगन आ जाता है और जियान से कहता है, जियान, प्रोफेसर याकूब को चीफ बुला रहे हैं, तो तुम्हारी इजाजत हो तो क्या इन्हें थोड़ी देर के लिए यहां से ले जाऊं? जियान ने कभी भी गगन को उससे इतना प्यार से बात करते हुए नहीं देखा था। अब उसका शक यकीन में बदल गया कि जरूर उसके साथ कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाली है। फिर भी मुस्कुराकर गगन से कहता है, जी बिल्कुल, भला मैं कैसे रोक सकता हूं? प्रोफेसर याकूब, आपका यहाँ स्वागत है। मुझे उम्मीद है आप अपने काम को अच्छे से पूरा कर पाएंगे। ये बोलते ही जियान एक हाथ आगे बढ़ाता है। याकूब भी अपने एक हाथ को आगे बढ़ाकर जियान के साथ हाथ मिलाता है। याकूब के हाथ को छूते ही जियान को एक अलग सा एहसास होता है। उसे ऐसा लगता है कि मानो ये हाथ नहीं बल्कि एक पत्थर हो। गगन याकूब को लेकर चीफ के केबिन आता है। वहां पर रितिका भी मौजूद होती है। याकूब चीफ को देखकर पहले सलाम करता है और फिर उनसे पूछता है, सुपरिंटेंडेंट जिन, भला आपने मुझे याद करने का कष्ट कैसे किया? चीफ कहते हैं, तुमसे एक काम है। ये सुनते ही याकूब चीफ से कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि भला ह्यूमनॉइड एजेंसी के चीफ जो हमेशा मेरे काम को गैर कानूनी मानते थे, भला उन्हें मेरी जरूरत कब से पड़ गई? याकूब की हंसी पर चीफ कुछ नहीं कहते, क्योंकि वो जानते हैं कि ये उनके लिए भी बिल्कुल अलग काम है। बड़े ही धैर्य के साथ चीफ कहते हैं, हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि तुम इंसान ये म्यूटेंट के साथ क्या क्या करते हो। इससे पहले आज तक मुझे कभी इस चीज की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन अब लगता है कि इसके बिना हम लोग आगे काम नहीं कर पाएंगे। जिन प्रयोगों के लिए मैं तुमसे हमेशा खफा रहा, आज मैं चाहता हूं कि तुम वो प्रयोग खुद मेरे लिए मेरे ही एक आदमी पर करो। चीफ की बात सुनकर याकूब की मुस्कुराहट बाहर आती है और वो उनसे पूछता है, बस आप मुझे उसका नाम बताइए, फिर देखना कि मैं क्या कमाल करता हूं। गगन याकूब से कहता है, आप वैसे भी उससे मिल चुके हैं। जो आदमी आपसे सबसे पहले मिला था उसी के ऊपर ही आपको प्रयोग करना है। याकूब अपना सर हिलाकर हामी भरता है। उनको ये पता नहीं था कि बाहर दरवाजे पर खड़े जियान ने उनकी ये सारी बातें सुन ली थी। उसको शक था कि जरूर कुछ न कुछ ऐसा ही होगा, और आखिरकार उसका शक यकीन में बदल गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि भला ये लोग जिन्होंने उससे वादा किया था कि वो कुछ दिनों बाद उसको एंटीडोट देकर यहाँ से जाने देंगे, आज यही लोग फिर से उसके साथ धोखा कर रहे हैं। जियान सोचने लगा कि ये म्यूटेंट पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। ये अपने वादे के हमेशा खिलाफ ही रहते हैं। इनको क्या लगता है कि क्या इनकी एहसानों के बिना मैं नहीं रह पाऊंगा? इन सबको मैं बहुत ही जल्द सबक सिखाऊंगा। जियान को याद आता है कि आखिर में उसका मकसद तो वैसे भी एंटीडोट चुराना था। जियान को लगता है कि अभी सही समय है ये काम करने का, वरना इसके बाद तो पता नहीं समय मिले या ना मिले। जियान ने अपनी पूरी जिंदगी में इससे पहले आज तक चोरी नहीं की थी, लेकिन आज उसे ये सब करना पड़ रहा है सिर्फ और सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए। अब ये जगह
जियान के लिए किसी भूतिया घर से कम नहीं थी। उसने अपने मन में ठान लिया कि वो एंटीडोट चुरा कर ही रहेगा। रात के समय जियान लारा की लैब की तरफ बढ़ता है। उसके कदम बहुत ही धीमे धीमे होते हैं ताकि कोई भी इंसान उसकी आहट ना सुन सके। वो अपनी जेब से लैब की चाबी निकालता है। कुछ दिनों पहले ही जियान ने बड़ी चालाकी से लारा की लैब की चाबी का छाप ले लिया था और उसी की मदद से जियान ने एक नई चाबी बना ली थी। जियान धीरे धीरे कमरे के अंदर घुसता है। अपने फोन की टॉर्च की लाइट जलाकर वो हर एक चीज को वहां पर अच्छी तरीके से देखता है। लैब में केमिकल और टेस्ट ट्यूब इधर उधर फैले हुए नजर आते हैं। जियान के मन में ख्याल आता है कि वैसे तो लारा बड़ी अच्छी बनती है, लेकिन असल में काम बड़ा गंदा करती है। न जाने कितने दिनों से इस लैब की सफाई भी नहीं हो रही है। इतनी गंदगी में पता नहीं वह कैसे काम कर लेती है। चलते चलते जियान का हाथ पास पे रखे एक चूहे पे पड़ता है, जिसका इस्तेमाल नए नए प्रयोगों में होता है। चूहे का पिंजरा जियान के हाथ लगने से अपने आप खुल जाता है और वो चूहा बाहर निकल जाता है। चूहा जियान के पैरों की तरफ से निकलता है और जियान हड़बड़ा जाता है। बड़ी मुश्किल से वो अपनी चीख को रोकता है, क्योंकि अगर किसी ने उसकी चीख सुन ली तो उसका पूरा भांडा फूट जाएगा। जियान ने देखा कि वो चूहा एक बहुत ही छोटी टेबल जिसमें नए नए ट्यूब और केमिकल रखे हैं, उसके अंदर जाकर वो घुस जाता है। जियान भी उस टेबल के पास आया और उसने देखा कि एक कटोरे के अंदर कुछ लाल रंग की गोलियां थी। जियान ने एक गोली अपने हाथ में ली और आसपास की सभी जगहों पर देखा। उसे लगने लगा कि जरूर यही एंटीडोट है, क्योंकि बाकी सब दवाइयों से यही अभी तैयार हुई दवाई नजर आती है। जियान ने गोली उठाई। उसके चेहरे पर एक बहुत लंबी मुस्कान थी कि मानो उसका बहुत लंबा सफर अब पूरा होने वाला है। जियान तुरंत वो दवाई खा लेता है और उस लैब से जल्दी से बाहर निकल जाता है। जियान चुपके से वहां से छुपकर भाग जाता है। चीफ जियान को अपने केबिन बुलाते हैं, लेकिन उनके कई बार बुलाने पर भी जब जियान वापस नहीं आता तो गगन बाहर जाकर पता करता है और उसे पता चलता है कि जियान ने लारा की लैब में घुसकर एक गोली चुराई है और अब वो भाग रहा है। चीफ गुस्से में आकर गगन और रितिका को कहते हैं, मुझे किसी भी कीमत पर जियान वापस यहाँ चाहिए। क्या रितिका गगन जियान को वापस ढूंढ कर ले आएंगे? क्या उस गोली का असर सचमुच जियान पर हुआ है? क्या प्रोफेसर याकूब जियान पर प्रयोग कर पाएंगे? ये सब जानने के लिए सुनते रहिए विचित्र वर्ल्ड, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।